नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आज हम बात करेंगे मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड की। आज ये स्टॉक सुर्खियों में रहा है और करीब 15% ये स्टॉक टूटा। और उसका रीज़न था कि आरबीआई ने एक एक्शन लिया है इसकी सब्सिडरी कंपनी आशीर्वाद पे। कह रही है आरबीआई के हिसाब से, वो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने नॉन एडहेरेंस किया है इनके प्रोविजंस को। आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन है उसके हिसाब से कि जो लोन डिसबर्समेंट किया है वो एज पर द रेगुलेशन नहीं हुआ है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के हिसाब से, जो इसकी सब्सिडरी है। और उन्होंने फेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल नहीं किया है। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी लोन में देने में, वो वहाँ पे इनके इश्यूज ऑब्जर्व करे गए हैं। इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो एक्सेसिव किया गया है, और जिसमें कहा गया है कि जो वेटेड एवरेज लेंडिंग है रेट, वो डिस्पर्स किया गया है कंपनी को डिसप्रोपोर्शनेटली। तो ये काफ़ी संगीन आरोप लगाए गए इस कंपनी पे, और इसी वजह से रेगुलेटरी इंटरवेंशन आरबीआई ने किया है ये, और इसी वजह से 15% स्टॉक ये गिरा। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर, कि हम लोगों को एज ए फ्रेश बाइंग इसमें करनी चाहिए, या अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो क्या करना चाहिए स्टॉक का। क्योंकि अगर हम देखा जाए आरबीआई हैज़ क्योंकि आरबीआई ने कुछ ऐसा पेनल्टी नहीं इम्पोज किया है, बट उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप फर्दर नए लोन्स आप इशू नहीं करेंगे। जो आपके एग्जिस्टिंग लोन्स चल रहे हैं उसको आप कंटिन्यू चलने दीजिएगा, लेकिन फ्रेश लोन्स नहीं इशू किया जाएगा एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। तो चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल ये कहते हैं कि मार्केट कैप इसका 13,000 करोड़ का है। आज ये ऑलमोस्ट 154 रुपीज़ पे होवर कर रहा था। इस स्टॉक ने करीब 230 का हाई मारा है, और अगर इसका स्टॉक का जो पीई देखें, इंडस्ट्री पीई देखें, वो 23.8 है, स्टॉक का है 5.81। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 383। ये दोनों चीज़ें, ये दो पैरामीटर्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि स्टॉक हाईली अंडर वैल्यूड है, मतलब बहुत ही अच्छे दामों पे मिल रहा है ये। अगर इसका ROCE और ROE देखें तो क्लोज टू 15% है, इनफैक्ट अबव द 15% भी है यहाँ पर, जो ये बताता है कि स्टॉक इज एट अ रीजनेबल रिटर्न ऑफ कैपिटल है यहाँ पे, और ये खरीदा जा सकता है। अच्छा, इसका प्लेज परसेंटेज जो है 0% है। 11,000 करोड़ के रिजर्व है, ठीक है। और पैग रेशो इसका 0.31% है। जब पैग रेशो 1 से नीचे होता है वो एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। प्रॉफिट फॉर सेल्स हम आगे देखते हैं, प्रॉफिट एंड सेल्स देखते हैं। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो कंसेक्यूटिवली एक चीज़ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो इनका जो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट है, जो फाइनेंशियल मार्जिन्स हैं, वो एक डिसेंट नंबर्स के रिटर्न दे रहे हैं यहाँ पे। 35 to 40% के इनके रिटर्न्स हैं। अगर इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है बिटवीन 12 to 16%। 5 साल का दिखा रहा है 16%, और 3 साल का दिखा रहा है 12%। वैसे टोटल मंथ टिल डेट है 29% ये सेल है इसकी, और कंपाउंडेड जो ग्रोथ है वो 18% दिखा रहा है 5 ईयर्स का, और 3 ईयर्स का दिखा रहा है 8%। टिल डेट दिखा रहा है 31%। बैलेंस शीट में वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है बैलेंस शीट में, लेकिन एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो इनके रिजर्व्स हैं कंसेक्यूटिवली बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, और लास्ट जो इनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ मार्च 2024 में, वो 11,000 करोड़ का था। और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर रिजर्व्स अच्छे हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उनका CWIP यानी कि जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट प्रोजेक्ट्स होगा उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं, आपने यहाँ देख रहा होगा कि ये इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि कंपनी का एक विजन है आगे फ्यूचर में नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का। कंपनी अपनी ग्रोथ लेना चाहती है। अगर ग्रोथ होगी कंपनी की तो वो अपने शेयर होल्डर्स को भी पैसा देंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को भी पैसा देंगे। एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो आगे ग्रोथ बढ़ेगी उसके। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें हम अगर, तो प्रमोटर्स एक ने अपना स्टेक कंसिस्टेंटली रखा हुआ है 35% के करीब। FIIs का यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक है, इनफैक्ट 33%, और वो कंसिस्टेंटली इतना स्टेक मेंटेन कर रहे हैं FIIs। और अगर हम बात करें DIIs की तो उनका एक रीजनेबल अमाउंट है, करीब 9 to 10% का स्टेक है। पब्लिक का स्टेक इसमें दिख रहा है 20 to 23% के बीच में, जो एक गुड साइन है कि ज़्यादा पब्लिक है नहीं शेयर में। अगर ज़्यादा पब्लिक होती है शेयर में, अगर 24% से ज़्यादा होती है, तो शेयर का डिसीजन मेकिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग है, वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये एक अच्छा साइन है इस शेयर के लिए। अगर हम इसका टेक्निकल चेक करें तो मंथ ऑन मंथ, ये हमने मंथली ग्राफ खोला है, मंथ ऑन मंथ ये ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्राफ है ये ऊपर ही गया है, सिर्फ इसी मंथ में ये नीचे आया है। और देखिए आप वॉल्यूम्स और RSI में दोनों में आप देखेंगे तो उन्होंने नीचे की तरफ आया है, और उसके पीछे हमें पता है रीज़न क्या है। और देखिए अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में भी वॉल्यूम का एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, और ये यहाँ पे आज का जो ग्राफ है RSI एकदम नीचे चला गया है ओवरसोल्ड जोन पे। तो इस केस में अगर आप मेरी राय मानेंगे तो देखिए, रेकमेंडेशन नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये रिव्यू करना आपका काम है स्टॉक को, कि क्या रिव्यू करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो फंडामेंटल्स इस स्टॉक के बहुत अच्छे हैं। कंपनी के पास ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती रहती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन होना इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक खराब है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे वो स्टॉक ज़रूर गिर गया है, तो उसके लिए इनकी टीम्स होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अपने रिपोर्ट्स का आंसर देती हैं। वो उस अगर कोई उनकी गलतियां हैं तो उस हिसाब से वो उन गलतियों को रेक्टिफाई करके उस चीज़ को आगे बढ़ाती है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरे हिसाब से अगर ये आपका एक होराइजन 3-4 मंथ्स का है, और अगर आप इसको डिप्स में ऐड करते हैं, जैसे अभी करेंटली 154 पे है, अगर ये आप इसको डिप्स पे ऐड करते हैं करीब 130, 125 और 120 के डिप्स में, अगर आप थोड़ा थोड़ा इसको एक्यूमुलेट करेंगे तो आफ्टर 3-4 मंथ्स इस स्टॉक ने आपको बहुत अच्छा रिटर्न देना है। क्योंकि जब रिस्ट्रिक्शन लगी है, अगर उसके आंसर सही दिए गए तो ऑब्वियसली वो रिस्ट्रिक्शंस हटाए भी जाएंगे। इतनी बड़ी कंपनी है, रिस्ट्रिक्शंस से वो उन्हें पता है कैसे उसको डील करना है। तो मेरा तो यही व्यू है और यही मानना है कि आप इस को एक बार रिव्यू करिएगा, और एक ये अच्छी ऑप्शन हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। धन्यवाद आपका।